Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and doing generously. So today I'm going to discuss about the course code 9060. आज हम यूनिट 3 इसका डिस्कस करेंगे जो कि है ELT मॉडल्स फॉर पाकिस्तान रिसोर्स पर्सन इतर रसूल. सो लेट्स मूव. टेबल ऑफ कंटेंट जो है आज हम देखने जा रहे हैं कि ELT पाकिस्तान में किस तरह की है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत क्या है, इसका स्टेटस क्या है और किन कंडीशंस के अंदर रहते हुए इंग्लिश सिखाई जा रही है. उसके अलावा इंग्लिश का कल्चर पे क्या इम्पेक्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है पाकिस्तान की आज़ादी से ही ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, ठीक है, बिटवीन सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स. और इसके अलावा ये कि ये जो लैंग्वेज है ना वो क्या है कि डिग्रेड रही है, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो तो उर्दू हम सबको पता है. लेकिन इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है हमारे एरिया में नेशनल लैंग्वेज का जो है नहीं, नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इसको नहीं लिया गया, क्योंकि हमने उर्दू को प्रेफर किया. हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने उर्दू को प्रेफर किया. इस वजह से ये एक सबवर्टिंग इशू बन गया. लेकिन क्या है कि इसकी की वजह से जो है ना हमारी एजुकेशन जो फील्ड है वो थोड़ी सी पीछे रह गई है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हो के आज हमें इंग्लिश सिखाई भी जाती है. और इंग्लिश जो है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये कुछ एरियाज़ में जो है ना, मतलब पूरी दुनिया में ही इंग्लिश बोली जा रही है. और कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सिखाई जाती है और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि ये थर्ड लैंग्वेज के तौर पे सिखाई जाती है. अगर हम अब इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं ना, तो जैसे मैंने बात की कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, यानी ग्लोबल लैंग्वेज है. बहुत से लोग इसको बोलते हैं क्योंकि ये फैसिलिटेट करती है बात करने में. किसके दरमियान बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अगर इकट्ठे होते हैं ना, तो वो इजीली थ्रू दिस लैंग्वेज बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं. और ये हमारी ज़िंदगी का एक क्रूशियल टूल बन गया है ताकि हम डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे से बात कर सकें, उनकी बात को समझ भी सकें और अपनी बात उनको समझा भी सकें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंग्लिश एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड. इंग्लिश ने हमें क्या किया, एक्सेस दी है टू ए वेल्थ नॉलेज ऑफ ग्लोबली, यानी कि दुनिया की कहीं कोई भी जगह पे अगर किसी भी किस्म का कोई नॉलेज है ना, तो आप थ्रू इंग्लिश उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो. बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ भी ऐड हैं. उसके अलावा जो दूसरी जैसे कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है टू गेन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़, जो कि इंग्लिश बुक्स में पाई जाती है. लाइक कोई भी चीज़ है ना वो ट्रांसलेट फॉर्म में आपको मिल सकती है इंग्लिश में और आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स एन ओपन विंडो टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन. आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज. इंग्लिश क्या करती है, होल्ड करती है पूरी दुनिया के नॉलेज को. जैसे अब कंट्रीज़ जो हैं जो कि ब्रिटिश रूल में रह चुकी हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, वो किस पे रिलाई कर रहे हैं, इंग्लिश पे. किस चीज़ की वजह से, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट की वजह से. क्योंकि जो चीज़ें उनकी ज़ुबान में लिखी गई हैं उन चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे हैं, एक डेवलप्ड एरिया है वो, तो उनको फॉलो करने के लिए हमें उनकी ज़ुबान सीखनी होगी ताकि हम उस पर ग्रिप हासिल कर सकें, उनकी बात को समझ सकें. इसीलिए ये किस तरह से सर्व करती है, एक लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है, ऑफ लर्निंग एंड मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन. ज़ाहिर सी बात है जो बहुत सा कोर्स है अगर वो इंग्लिश में आया है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होकर हमें भी वही ज़ुबान सीखनी पड़ेगी ताकि हम भी उसको समझ सकें. इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लिंक लैंग्वेज. तो वो लिंक लैंग्वेज कैसे है, इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट द लैंग्वेज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, इज़ ए लैंग्वेज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब ये सिर्फ इस वजह से इंग्लिश ज़ुबान की वाह नहीं है कि ये बरतानिया की ज़ुबान है, बल्कि इस वजह से इसको इतनी इज़्ज़त हासिल है, इतना ज़्यादा हाई स्टेटस है इसका कि ये एक ऐसी ज़ुबान है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है. एक अच्छे तरीके से अगले बंदे की बात को आपको समझाया जा सके, या आप अपनी बात जो है किसी नॉन नेटिव स्पीकर के साथ अगर कर रहे हैं तो उसको अपनी बात को अच्छी तरह से पेश कर सकें. It holds a special status in international forums and conferences recognized by organizations like the United Nations. Learning English is seen as an advantage due to its global significance. अभी जैसे मैंने बात की कि पूरी दुनिया में ही बोली जा रही है, तो वो ये क्या कर रही है, वो सबको इंटरलिंक कर रही है ना, जोड़ रही है सबको. मतलब एक पाकिस्तान का बंदा है, उसने इंग्लिश नहीं सीखी हुई, अमेरिका में जाएगा तो अपनी बात कैसे कन्वे करेगा. अगर एक अमेरिकन बंदा है पाकिस्तान में आएगा तो एक कॉमन लैंग्वेज, जैसे हमने पिटगन में देखा कि एक ट्रेड लैंग्वेज होती है, लोग जो है ट्रेडिंग के वक्त जो है ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होके. ये जो इंग्लिश है वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यूज़ की जाती है.
और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इस वजह से है कि इसी लैंग्वेज की वजह से डिफरेंट रीजन से बिलोंग कर रहे थे हमारे लीडर्स, उन सबको इसने एक किया। आगे हम इस पॉइंट को डिस्कस भी करेंगे। कंक्लूजन है, इन पाकिस्तान इंग्लिश कंटिन्यूज टू प्ले अ वाइटर रोल। डेफिनेटली अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने सीखा है ना इसको बोलने के लिए, तो ये वाकई एक वाइटर रोल प्ले कर रही है। इट्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स including technical, medical, and legal. The English press holds significant influence, and knowing English is seen as a key to employment opportunities, making it a language of opportunity for the educated classes in the country. अब देखो इसके कंक्लूजन में कि इंग्लिश जो है क्या कर रही है, एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ये एक मीडियम है ऐसा, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जो जिसकी इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं वो इंग्लिश में ही दी जाती हैं, अब चाहे वो टेक्निकल है, मेडिकल है या लीगल है, ठीक है। तो इंग्लिश प्रेस भी क्या कर रही है, एक अहम किरदार अदा कर रही है, उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंग्लिश जानने में। इंग्लिश जो है हमें दिखाई देती है एक ख़ासा अच्छा की है, यूँ कह लो कि जिसको इंग्लिश आती है उसको कहीं पर भी अच्छी सी जॉब मिल सकती है, क्योंकि अगर उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है, प्रोफिशेंसी है, तो वो क्या कर सकता है, वो जॉब हासिल कर सकते हैं और अच्छी जॉब मिल सकती है उसको। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इंग्लिश का क्या स्टेटस है, तो सबसे पहले हम इसका हिस्ट्रिकल बिगिनिंग को चेक करेंगे कि शुरुआत में जब इंग्लिश आई तो इंग्लिश कैसे आई थी। ये एक एक्सीडेंटल लैंग्वेज के तौर पे जो है इसको मेंशन किया जाता है कि शुरू में जो था ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट से ही स्टार्ट हुई एज अ हिस्ट्रिक पॉलिटिकल एक्सीडेंट के तौर पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब ये बन गया है एक इकोनॉमिक एकेडमिक रियलिटी, ये ज़रूरत बन गया सबकी। अब जो इंग्लिश ज़ुबान है इसकी जो नीड है ना वो हमें क्यों बहुत ज़्यादा पेश आती है, इसमें अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं किसके थ्रू, सेवरल एजुकेशन कमीशंस ने, ठीक है। और इस वजह से अब ये जो ज़ुबान है वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपने कदम जमा लिए और ये क्या बन गई, ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन गया हमारी इकॉनमी के लिए भी और एकेडमिक इश्यूज़ में भी इसका बहुत एक अहम किरदार है। नाउ इस एक कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज, क्योंकि इसको जो है नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं था मिला, दैट्स वाई इट्स ए कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं जी ये नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकती, ठीक है। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान इज डिबेटेड, सम अप्रिशिएट इट्स प्रैक्टिकल यूजफुलनेस while others oppose it. English is vital in administration, a compulsory school subject, and is seen as a gateway to employment. Lack of English proficiency may hinder one from being considered truly educated. अब माना जाता है कि जो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको समझा जाता है कि यार ये सही पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कि इंग्लिश ने क्या किया है कि बहुत अहम किरदार अदा किया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और ये अब देख स्कूल में कंपल्सरी सब्जेक्ट भी बन गया और ये एक गेटवे दिखाई देता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लाइक जिसको इंग्लिश आती है, मैंने पहले भी बात की, जिसको इंग्लिश आती है उसको जॉब भी मिल जाती है अच्छी वाली, क्योंकि वो फ्लुएंट है और इंग्लिश को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हालांकि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, लेकिन देखा जाए तो उर्दू कम ही लोग बेहतरीन अंदाज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सोशल सिग्निफिकेंस, इसकी क्या अहमियत है स्टेटस ऑफ पाकिस्तान में, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में इंग्लिश का जो क्या स्टेटस है, इसकी थर्ड हेडिंग है सोशल सिग्निफिकेंस। English proficiency is often linked to social status, with those not knowing English potentially facing challenges in climbing the social ladder. Speaking English has become a trend, if not a craze, driven by the growing awareness of its global importance. अब इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको सोशल स्टेटस के साथ क्या करती है, जोड़ के रखती है। अगर एक बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको खासा अपनी ताकत से ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और उसको ये जो माशरे की सीढ़ियाँ चढ़ने में भी बहुत दुश्वारी आएगी। इंग्लिश जो है ना बोलना अब ट्रेंड बन गया। एक पर्सन है जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती, ठीक है, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता कि ये पढ़ा लिखा है सही सेंस में, कि इसको कुछ आता भी है। इंग्लिश की जो नॉलेज है ना वो मस्ट हो गई है ताकि हम क्या कर सकें, माशरे की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ सकें। मतलब समझो कि ये एक फ़ैशन बन गया है, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी है कि इसके अंदर आपको पता हो, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सके कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, अगर कोई बंदा बात करे तो आप उसको एटलीस्ट रिस्पॉन्स देने के काबिल हो सके, ठीक है। Then we have educational aims. Educational aims में क्या है कि our aim in teaching English to our student is to enable them to use English with ease and comfort, to use it both instrumentally and integratively. They should be able to speak and write English effectively and to have access to rich scientific and technical knowledge treasured in the English language. It will enable them to maintain the high level of their intellectual and scientific technological training and achievement.
टीचिंग जो है वो क्या करती है, स्टूडेंट को एम्पावर करती है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को एफर्टलेसली यूज़ करे, यानी फ्रीली यूज़ करे, कोई वो बाउंडिंग ना फील करें, यानी उनको ये मुश्किल ना लगे कि हम जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें हैं ना वो हमें इंग्लिश में ही प्रोवाइड की गई हैं, साइंटिफिक होगी या टेक्निकल नॉलेज जितनी भी है। अब इसमें शामिल ये है कि बच्चा जो है वो अफेक्टिव स्पीकिंग करे, यानी कि बिना डर से वो बात करे, और उसके बाद उन लोगों की एक्सेस हो जितना भी साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज है। वो पहले जो है हमारे जो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का जो वर्क, ज़ाहिर सी बात है उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन का ही रूल था, तो वो चीज़ें जो है इंग्लिश में हमारे पास आई हैं। तो अगर हम इंग्लिश में ग्रिप हासिल कर लेते हैं, अगर हम विदाउट फियर बात करने लग जाते हैं, विदाउट फियर हम रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, डेफिनेटली हम उन चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब गोल ये होना चाहिए कि उसको मेंटेन किया जाए, हाई इंटेलेक्चुअल को उसके, और मतलब आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि आप उस चीज़ को समझ सकें। इट विल इनेबल दैम टू मेंटेन द हाई लेवल ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल, उनकी जहानियत को भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो इंग्लिश है, एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड अचीवमेंट। तो वो क्या करते हैं कि वो बाकी की जो अचीवमेंट है ना, जो चीज़ें इंग्लिश में ही मौजूद हैं, उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो वो उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास है कंडीशंस अंडर विच इंग्लिश लैंग्वेज इज़ टॉट, कि किन कंडीशन के अंदर रहते हुए इंग्लिश सिखाई जाती है। पहला पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी। अब जो बुक पे पॉइंट मेंशन है वो है लैक ऑफ ए क्लियर कट पॉलिसी, ठीक है, दोनों तरह से ही ठीक है। यहाँ पे अब कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये जो रोल है इंग्लिश का वो किस तरह से जो है निभाया जाए, ठीक है, सर्कुलम में हो गया तो, लेकिन इसको ना डिक्लाइन कर दिया जाता है स्टैंडर्ड्स में, इसको लीड ही नहीं किया जाता, और एक क्लियर पॉलिसी ही नहीं है कि इंग्लिश जो है स्कूल्स में अच्छे तरीके से सिखाया जाए, कॉलेज में भी, क्योंकि इफेक्टिव लैंग्वेज स्टडी नहीं होती, बिकॉज हमें जो है ग्रामर्स तक कर दिया जाता है। एजुकेशन, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट एक्सप्रेस डिफरेंट व्यूज़ ऑन द प्लेस दैट इंग्लिश शुड बी गिवन इन पाकिस्तान। As views expressed outside to have their impact in the classroom, it is time to lay down a clear-cut policy regarding the place of English in school and college curriculum for an effective study of the language. रीज़न ये है कि इसका जो है लैक ऑफ ए क्लियर कट पॉलिसी है रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल सर्कुलम, यानी कि एक्टिविटीज़ ऐसी कोई होती नहीं है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में परफॉर्म कर सके, जैसे अब जाके हुआ है कि स्पीचेस वगैरह होती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स। पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, मकसद क्या है, हमारा मेन फोकस क्या है। बहुत सी टीचर्स ऐसे हैं जो फोकस करते हैं स्लोली ऑन एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी पे, rather than understanding the broader goals of teaching English। मतलब उन्हें बस ये है कि उन्होंने सिलेबस कवर करवाना है, उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, उन्होंने बस अब एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखानी। यही चीज़ जो है इस बात का नतीजा बनती है कि बच्चों की जो प्रोफिशेंसी है वो है ही नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ प्रोफिशेंसी इन प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स लाइक स्पीकिंग, राइटिंग एंड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग। मतलब उनके बात करने में फ्लुएंसी ही नहीं है, वो फ्लुएंट ही नहीं है, उन्हें बोलने में डर लग रहा है, उन्हें लिखने में भी कन्फ्यूजन है कि वो हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है कि उन्होंने रीडिंग भी करनी है कि नहीं करनी। नेक्स्ट वी हैव शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। Not all English teachers have the necessary training or knowledge of the latest teaching techniques। यानी कि तमाम इंग्लिश के टीचर्स के पास ये ट्रेनिंग्स नहीं होती या इस तरह का नॉलेज नहीं होता है कि आज की जो लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक्स है वो कौन सी है, किन तरीक़ों पे रह के वो अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे खुशी से पढ़ेंगे भी, इंगेज भी रहेंगे क्लास में, एक्टिवली परफॉर्म भी करेंगे, और उसके अलावा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देंगे। द फाउंडेशनल ईयर्स लैक गाइडेंस एंड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स परसिस्ट। अब इसका जो रीज़न क्या है, नतीजा इसका ये हुआ कि सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाने की वजह से हो गए, चंद सवालों के जवाब का निशान लगा दिया और कह दिया जी बस इसको रट लें, पेपर में पास हो जाएंगे। हमें सिखाया गया इंग्लिश को एज ए नॉलेज सब्जेक्ट, नॉट ए स्किल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर स्किल के तौर पे सिखाया गया होता तो आई गेस के स्टैंडर्ड 1 से ही जो एक बच्चा है ना वो फ्लुएंसी के साथ बात करने लग जाए। नेक्स्ट वी हैव सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। English textbooks lack proper structure and sometimes prioritize subject matter over language teaching. The vocabulary is not adequately utilized and there's a lack of practice exercises for language acquisition। इसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है
कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं ना वो लिखी तो इंग्लिश में होती हैं, जबकि हम लोग उस पर फोकस कर रहे होते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे जो ऑथर है उसने अपनी टेक्स्ट बुक में किसके बारे में बात करी है, जो चैप्टर्स रिक्वायर्ड है उसके अंदर उसने बायोग्राफीज लिखी हुई है ग्रेट मैन की, उसकी हेल्थ पे, हाइजीन पे, रोड सेंस के बारे में, ठीक है। जिसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पर अटेंशन देते हैं, जबकि हम लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे इधर मैंने बताया कि प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट मैटर और लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि ज़ुबान नहीं सिखाई जा रही, सिर्फ बताया जा रहा है कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, करना क्या है, और इसी वजह से वोकैबुलरी को भी हम मिस कर देते हैं। हालांकि अगर स्टैंडर्ड 1 से ही वोकैब सिखाई जाए तो 10th तक इतनी वोकैबुलरी तो बंदे के पास हो जाती है कि वो बिना किसी फियर की बात कर सके, बिना किसी फियर के आगे रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। तो वोकैबुलरी जितनी भी हो कम होती है, क्योंकि न्यू न्यू वर्ड्स आई जा रहे हैं, और एक इंसान का जो दिमाग है ना एट ए टाइम उसके पास 3000 वोकैब के जो वर्ड्स होते हैं ना वो होने चाहिए, और होते भी हैं। हमारे इन बुक्स में ना क्या चीज़ किस चीज़ की कमी पाई जाती है कि हमें ज़ुबान सीखने की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई भाई, हमें बस पेपर की प्रैक्टिस करवाई गई है कि हमने पेपर में कितने नंबर लेने हैं। उस हिसाब से हमें एक चीज़ को जो है मैनेज करके दे दिया गया है, मार्किंग करके दे दिया गया है जी ये इंपॉर्टेंट है, आपने बस इतना करना है और आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। जबकि ज़रूरी क्या था, हमें सिखाया जाता है कि लैंग्वेज क्या है, हमें लैंग्वेज नहीं सिखाई गई, हमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर उस वक्त बताया गया। किस लिए? ताकि हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पे चले जाएं, जबकि हमें उस वक्त लैंग्वेज सिखानी चाहिए थी। नेक्स्ट वी हैव द इनएडिक्वेट मटेरियल फैसिलिटीज़। स्कूल्स में जो है अब तो है नहीं होता ऐसे, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जो अभी भी जहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स नहीं मौजूद, ठीक है, लेकिन स्कूल्स में अब ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं मौजूद हैं। ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। तो यही टाइम होता है सीखने का थ्रू रिसोर्सेज, जिसमें फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज़ तो बड़ों के लिए होती है ना, लाइक द स्टूडेंट हु इज़ अबव द स्टैंडर्ड 5 और मोर देन दैट। ये सब किस लिए ज़रूरी है? इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ बहुत ही कम एरियाज़ में मौजूद है। लाइक जो डेवलप्ड एरियाज़ है ना बस वहीं पे मौजूद हैं, जो नॉर्मल एरियाज़ है जो अभी भी बैकवर्ड ही कहलाते हैं उनमें ये चीज़ें थोड़ी कम ही पाई जाती हैं। लेकिन वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि सारे ही एरियाज़ डेवलप्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। अब यहाँ पे इसको फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि जो ये करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि जी आपने ये सवालात के जवाबात याद कर लेने हैं विदाउट प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल। आपके पास लैंग्वेज की कोई स्किल नहीं है, आपने बस रटे रटाए जवाब याद करने हैं और बस पेपर में छाप आने हैं। दिस रिजल्ट्स इन पुअर स्पोकन इंग्लिश। यही तो वजह है कि बच्चों को इंग्लिश में ग्रिप ही नहीं है और बड़े होके वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज करते फिर रहे होते हैं। एंड द लैक ऑफ ऑरल टेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू द लो स्टैंडर्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन स्कूल्स। और इसके अलावा यही बायस बनता है कि स्टूडेंट के अंदर जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, बात ही नहीं करनी आती इंग्लिश में, कोई पूछता है तो छक्के छूट जाते हैं कि जवाब दें तो दें कैसे। दैट्स वाई दिस सिस्टम इज़ फॉल्टी। लार्ज क्लासेज, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की क्लासेस होती हैं, लंबी लंबी क्लासेस होती हैं और एक ही टीचर उन सबको गाइड कर रहा होता है। भाई ऐसे हो सकता है कि उनमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, बहुत लाइक फाइक हों, वो तो अपना कर लेंगे जैसे भी, लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज हैं और एवरेज से भी जो लो स्टूडेंट हैं जिनको हम बोलते हैं नील, जो कुछ भी नहीं कर पाते, उन पे टीचर कैसे फोकस करेगा? जबकि एक ओवर क्राउडेड क्लास रूम है जो कि 30 बच्चों से या 30 से ज़्यादा 40 लगा लो, 50 क्लास में भी बच्चे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वो टीचर जो है इग्नोर कर देता है नालायकों को भी, एवरेज स्टूडेंट का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन दे के ज़्यादा काम लिया जा सकता था उस पर भी वो अटेंशन नहीं दे पाता ड्यू टू द लार्ज क्लास साइज, ठीक है, ऑफन एक्सीडिंग 60 स्टूडेंट। अब यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स मेंशन है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे। साइकोलॉजी ऑफ चेंजिंग बिहेवियर्स। Changing teaching methods requires flexibility and a shift in thinking. तो जी अगर आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं ना तो सिर्फ आप उसके बिहेवियर को नहीं चेंज कर रहे, बल्कि उसके बिहेवियर के साथ साथ ना आप उसकी थिंकिंग को भी चेंज कर रहे हैं, उसके सोचने के अंदाज को भी चेंज कर रहे हैं। Traditional setups, inadequate infrastructures and resistance to change affect the adoption of new techniques. अब जो वहाँ पे पहले से ही काम चल रहा है, लाइक जो पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, जैसे ग्रामर टीचिंग मेथड है कि उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को बताया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। जब हम उन्हें ये चीज़ बताएंगे कि आपने ये काम खुद करना है, आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, आपने कौन सा मेथड यूज़ करके बात करनी है, तभी तो हम उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे।
और यही बाइस बनता है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास ग्रिप नहीं है। उनको क्या है कि वो बस वो ग्रामर को फॉलो करेंगे, वाज कहाँ पे लगाना है, दैट कहाँ पे लगाना है, हैज़ कहाँ पे लगाना है, यही सिखाया जाता है 10th तक। उसके आगे जाके हम खुद ही सीखते हैं। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपका भी बेड़ा गर्क ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी होती हैं स्कूल में सीखने वाली, जो कि हम जाके सीखते कब हैं, कॉलेज में भी नहीं सीखते। स्पून फीडिंग वहाँ पे भी चलती है। जब हम सेल्फ स्टडी करने लगते हैं तो हमें पता चलता है नहीं यार, हमारा तो थिंकिंग पॉइंट ही गलत है। हमने अपनी सोच को भी बदलना है, तब उसके बाद अपने तरीक़ेकार को भी बदलना है। ओल्ड फैशन ये टाइप्स हैं, जैसे बेंच हो गया, डेस्क वगैरह हो गए, उस पर ब्राइट लाइट नहीं होती। कुछ स्कूल्स में होता है कि बल्ब नहीं होता सही, मतलब रोशनी नहीं आती, बच्चे इतने गौर गौर से देख रहे होते हैं। तो यही चीज़ें साइकोलॉजी ऑफ चेंजिंग बिहेवियर में शामिल हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है ट्रांसलेशन मेथड, जो कि वेस्टफुल टाइम है। मैंने ऊपर बात की है ना कि हमें ग्रामर के ऊपर स्टक कर दिया जाता है कि आप जो है उसको ट्रांसलेट करो, उसको देखो। बहुत से स्कूल इसको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। ओरल वर्क विच इज़ द सोल ऑफ एनी गुड मेथड इज़ निगलेक्टेड। जो हमें ज़ुबानी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है उसको अहमियत ही नहीं दी गई। अहमियत किसको दी गई? ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन मेथड को प्रिवेल किया गया और निगलेक्ट कर दिया ओरल प्रैक्टिस को। अब जो ओरल अप्रोच था ना, वो क्या बन गया? वो स्ट्रक्चरल अप्रोच बन गया, और इसको रिकमेंड किया जाता है, लेकिन इसको लिमिटेड अडॉप्ट किया जाता है। सिर्फ कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जो इस बात को समझ सकें कि ये मेथड इफेक्टिव है। डायरेक्ट मेथड की तरह इनको जो है ट्रांसलेशन की बजाय इनको इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मकसद ही क्या है कि ये अपनी आने वाली ज़िंदगी में अच्छे से बात कर सकें, इस काबिल हो जाएं कि वो अगले बंदे की बात को अंडरस्टैंड भी करें। और इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स की लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद भी यही है कि सेकंड लैंग्वेज की भी इनको अप्रोच हो। नेक्स्ट वी हैव आवर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक विच इज़ कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का मुख्तलिफ कल्चर्स पर क्या असर पड़ा। इंट्रोडक्शन टू फॉरेन कल्चर्स। इंग्लिश ने क्या किया हमारे साथ? फॉरेन सिविलाइजेशन को, फॉरेन कंट्रीज़ की सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि ये खुद एक वेस्टर्न लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली ज़ुबान जो है अपने कल्चर की ही पहचान होती है। इट हैज़ बीन ए की लैंग्वेज इन शेयरिंग द विजडम ऑफ द वेस्ट। इसने हमारे साथ वेस्ट के विजडम को भी शेयर किया, और ये हमारे पास क्या है? एक की लैंग्वेज है। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल हो रही थी तो इंग्लिश ने उस वक्त अपना बहुत एक अहम किरदार अदा किया इन ब्रिंगिंग टुगेदर नेशनल लीडर्स को इकट्ठा करने में डिफरेंट रीजन्स से। इसने बहुत अहम किरदार अदा किया और उनको इस चीज़ के काबिल किया कि वो अपने ख़यालात को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो इन्फीरियर फील करते हैं अगर उनकी ज़ुबान डीम्ड इन्फीरियर हो। ये नेगेटिव परसेप्शन की तरफ लीड करता है, एक कल्चर शेम की तरफ, जहाँ पे इनफरादी तौर पर एक जो फ़र्द है ना वो ये महसूस करता है कि उसका जो कल्चर है ना वो कमतर है, और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने लग जाते हैं और उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी इससे हर्ट होती है। उसके अलावा ये कि जैसे पंजाबी ज़ुबान है, हम रेस्टोरेंट में जाएं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पंजाबी स्पीकर्स को पैंडो समझा जाता है कि यार ये शायद बैकवर्ड एरिया से है तभी इस तरह से बात कर रहे हैं, जबकि अपने ही कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। सोशल डायनामिक्स एंड आइडेंटिटी। हिस्ट्रिकली अगर हम इसको देखते हैं तो लेस पावरफुल क्लासेस, जेंडर्स एंड कम्युनिटीज़ हैव फेल्ट अशेम्ड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। लैंग्वेज shamed can lead people to adopt more socially respected names and groups। होता क्या है कि एक बंदा जो है वो गरीब घराने से निकलता है बाहर पढ़ लिख कर, ठीक है, तो क्या करता है कि जब वो एक रिस्पेक्टेड बैकग्राउंड की तरफ चला जाता है ना, रिस्पेक्टेड कम्युनिटी में चला जाता है, तो वो क्या करता है अपनी जो वो तरीक़ेकार है वो बदल देता है। वो दूसरे लोगों, मतलब जिन लोगों में जाके उसको इज़्ज़त मिली है, वो उनका जो है ना पहनावा पहन लेते हैं। और इसमें मज़ीद इंक्लूड करते चलेंगे हम वाई पीपल बिकेम लिटरेट एंड रोज इन एफ्लुएंसेस एंड पावर, द लेफ्ट देयर कम्युनिटीज एंड इवन स्टार्टेड यूजिंग नेम्स ऑफ ग्रुप्स विद हायर सोशल रिस्पेक्ट। अब एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ शेख्स एंड द अदर कैटेगरीज सैयद, मुगल एंड पठान increased phenomenally, while the occupational caste groups registered a sharp decline। अब इसके अलावा जो है ना गरीब और अमीरों का भी कंसेप्ट इसमें आ जाता है कि जो लोग सोशली हाई स्टेटस पर बैठे हुए होते हैं ना, उनके ही ज़्यादा वाह वाहें हो रही होती हैं। लाइक अगर हम अपनी बुक में देखते हैं तो यहाँ पे
उन्होंने मज़ीद जो ऐड किया हुआ है, देयर आर मैनी लिटरेरी वर्क्स इन उर्दू and other languages, not to mention one's own observation, that show how embarrassed the poor are by their houses, their clothes, their food, their means of transportation, and of course their languages. कि गरीब बंदा जो है वो किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है, वो किस तरह से एहसास कमतरी में रह रहा है. In short, the reality constructed by the rich and the poor alike conspires to degrade, embarrass, and oppress the less powerful, the less affluent, and the less gifted of the human race. ज़ाहिर सी बात है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही, अगर वो गैदरिंग में बैठा हुआ है, तो लोगों ने उसको जो है क्रिटिसाइज़ करना है कि जी तुम जो हो पीछे से कम घराने से बिलोंग करते हो. होता है ना, हमारे लोग रह नहीं सकते इस तरह की बात किए बगैर. तो हमें यही बात बताई गई है कि ड्यू टू लो सोशल स्टेटस किस तरह से हमें डायनामिकली अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है समथिंग. ठीक है, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ना, तो बहुत से लोग बाहर के मुल्क जाते तो हैं लेकिन अपने आप को क्रिश्चियन शो करके जाते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लिंग्विस्टिक हायरार्ची इन पाकिस्तान. अब मैंने ऊपर बात की थी कि जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, उसके अलावा दूसरी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी बोली जाती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पंजाब का एरिया है, यहाँ पे कल्चरल शेम पाई जाती है. पंजाबी इन पंजाब perpetuated by parents, teachers and peer groups. यानी कि उन्हें मना किया जाता है कि यार पंजाबी में नहीं बात करनी, उर्दू में बात करनी है. Impact on पाकिस्तानी languages. Elitist यानी कि जो एलीट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है पाकिस्तान में यानी पंजाब में, उसने क्या किया, डिस्करेज कर दिया द यूज़ ऑफ पंजाबी ज़ुबान को ही ख़त्म कर दिया. इसीलिए मैंने बात की कि पंजाबी ज़ुबान को आज के दौर में एक फाउल लैंग्वेज समझा जाता है, क्योंकि लोग बोलना पसंद ही नहीं करते, शर्म महसूस करते हैं कि यार हम ये इंग्लिश स्पीकिंग बंदे के सामने, ये उर्दू बोल रहा है बंदा, इसके सामने हम पंजाबी में बात करेंगे तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रहनी. हालांकि हमने अपने आप को बताना है ना, हमारी पहचान है पंजाबी ज़ुबान. अगर हम पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं तो वो ज़ुबान तो हमारी पहचान है. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एलिटिस्ट के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए होकर अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया पीछे, और किसकी ज़ुबान को अपना लिया, फॉरेन लैंग्वेज को भी अपना लिया, अपनी नेशनल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज है उस पर हमें कोई महारत ही नहीं हासिल, हमें आती ही नहीं बोलना. कंट्रीब्यूटिंग टू स्क्वीजिंग इफेक्ट ऑन पाकिस्तानी लैंग्वेज. अभी भी इसका असर जो है वो जारी और सारी है. उर्दू रिमेन्स सिक्योर ड्यू टू इट्स वाइड यूजेज. उर्दू इस वजह से बची हुई है क्योंकि एक तो वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और वो मुख्तलिफ इलाकों में बोली जा रही है, उसके वेरियस डोमेन्स हैं. लेकिन जो दूसरी ज़ुबानें हैं उनको किस चीज़ का सामना है, चैलेंजेस का. लैंग्वेज पॉलिसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट. लैंग्वेज पॉलिसीज इन पाकिस्तान have increased ethnic and class conflict. Westernized elites aligning with globalization pose a threat to cultural and linguistic diversity, creating resentment and injustice. अब ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें एथनिक और क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया हुआ है. अब जो वेस्टर्नाइज एलिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के साथ मेल जोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, इन चीज़ों के लिए, ज़ुबान के लिए और हमारे कल्चर के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं, और जो कि किस चीज़ का बायस बन सकता है, नाराज़गी का बायस बन सकता है और नाइंसाफ़ी का बायस बन सकता है. इंग्लिश इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल आइडेंटिटी. इंग्लिश एम्फसाइजिंग इट्स ओन कल्चर. इंग्लिश अपने कल्चर पर जोर डालता है. Has led to shift in focus. Students may be more familiar with the foreign festivals like Halloween, Valentine's Day than their own cultural celebrations, impacting the purity of national identity. यानी कि एक ज़ुबान है वो डेफिनेटली अपने ही कल्चर का असर रखती है. तो इंग्लिश की जो ये अंग्रेज़ी अदब है ना, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इसने क्या किया, इसने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया. यानी कि पहले लोग जो थे, जो कमर्शियल वार को ज़्यादा अहमियत देते थे, इस ज़ुबान के बाद उन्होंने भी पेंट कोट को, वो कहते हैं ना, शर्ट और पतलून को अहमियत देना शुरू कर दी. ठीक है, तो यहीं से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ुबान जो है कल्चर पर असर रखती है. माशरा नहीं बन सकता ज़ुबान के बगैर, और ज़ुबान ही पहचान है एक कल्चर की. ज़ुबान ख़त्म, कल्चर ख़त्म, कल्चर के साथ साथ माशरा भी ख़त्म. अब इसका कंक्लूजन में भी उन्होंने यही बात बताई है कि इंग्लिश का जो
डिसएडवांटेज है हमें, जो इसका नुकसान है वो यही है कि हम अपने कल्चर को भूल चुके हुए हैं। और दूसरा ये कि जो जिस तरह से ये चीज़ सिखाई जाती है, जैसे अभी स्कूलों में ये एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके सब्जेक्ट मैटर पर सिर्फ फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड में भी आकर उनकी लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी नहीं पाई जाती, वो फ्लुएंट नहीं होते, उनके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती है, और वो उनके अंदर फ़ियर होता है कि वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जो लैंग्वेज है ना पाकिस्तान में, वो अपना कल्चर खो रही है, ठीक है। जैसे पंजाबी ज़ुबान है, उस पर भी इंग्लिश को अहमियत हासिल है, जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उन पे इंग्लिश को अहमियत हासिल है। और इसके अलावा ये कि instead of losing native languages, the focus should be on adding proficiency in additional languages, empowering individuals while preserving pride in their linguistic heritage. To achieve this is crucial for the state and education system to champion linguistic rights, promoting inclusivity and recognizing the value of diverse languages in the country. यानी अपनी लैंग्वेज को उन्होंने खो दिया है। तो उसके अलावा ये कि आपको तो पता होना चाहिए ना, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आप इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो तो आप में डर नहीं होना चाहिए। तो ELT में हमने आज जो सीखा वो यही है कि पाकिस्तान में जो इंग्लिश सिखाने के तरीक़ेकार हैं कुछ आज भी डाउन हैं, और इंग्लिश ने जो है हमसे हमारी कल्चरल लैंग्वेज जो है वो छीन ली है, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं लेकिन अपनी जो कल्चरल लैंग्वेज है उसको कहीं भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।